हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी 91 में मैं नीरज मिश्रा आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको पता है कि वक्त हो चुका है हमारे आज के डिस्कशन का, क्योंकि शाम को 8 बज चुके हैं और हम लोग प्रत्येक दिन शाम को 8 बजे कुछ बातें करते हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से संबंधित। तो आज हम लोग इन्वायरमेंट के विशेष टॉपिक को लेकर के आए हैं। आप देख पा रहे होंगे इकोसिस्टम को हम लोग पढ़ेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र को पढ़ेंगे। और पारिस्थितिकी तंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जो इकोसिस्टम है वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने का क्या मतलब है, कभी कभी पूछ लेगा यार इकोसिस्टम शब्द के बारे में किसने बताया था। कभी कभी पूछेगा, देखिए ये टॉपिक जो मैं आज आपको लेकर के आया हूं, ये उत्पादक क्या होता है, उपभोक्ता क्या होता है, प्राथमिक उत्पादक किसे कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, ये सब है क्या, और पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, यानी इकोसिस्टम क्या है। बहुत ही शानदार टॉपिक है। लेकिन एक चीज आज कंफर्म कर दूंगा आपके लिए कि जो पढ़ना नहीं चाहते हैं तो बिल्कुल भी क्लास में अटेंड न करें, कोई जबरदस्ती नहीं है साथियों। क्योंकि मैं आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं आप लोगों के कुछ कमेंट्स देख रहा था तो मुझे पता चला कि हाँ, जो पढ़ने की इच्छुक नहीं है बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आइए, और आप लोग जो हमारे प्रिय विद्यार्थी हैं जो आराम से चीजों को पढ़ रहे हैं, तो एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों तक। और हम आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए आपके सामने तैयार हैं। आपका टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र, क्या पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम। टॉपिक का नाम क्या साथियों, तो टॉपिक का नाम है इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र। तो आइए हम लोग यह देखने का प्रयास करेंगे कि इकोसिस्टम है क्या। पहली बात तो समझिएगा कि इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र, यह जो शब्द है कभी कभी आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है, तो इस शब्द को दिया था एजी टांसले ने। किसने दिया था? इस शब्द के बारे में सबसे पहले एजी टांसले महोदय ने बताया था। कब बताया था? तो 1930 में बताया था, इकोसिस्टम शब्द के बारे में। अब मुद्दा यह आता है कि सर यह इकोसिस्टम है क्या? क्या इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र है क्या? तो देखिए, पहली बात तो यह समझिएगा कि यह जो आपका पर्यावरण है, जो चीजें हमको दिखती हैं, कोई भी जीव जंतु हो, वनस्पति हो, मनुष्य हो, उनका किसी न किसी जीव के साथ संबंध जरूर होता है। उनका किसी न किसी जीव के साथ संबंध जरूर होता है। जैसे देखिए क्या है कि हम लोग क्या रहते हैं, धरती पर रहते हैं, तो जाहिर सी बात है हम सबका इस धरती के साथ संबंध तो निश्चित है। हाँ, एक चीज यहां पर थोड़ा सा माफ करिएगा, ये जो पॉइंट था ये 1930 नहीं है, 1935 में दिया था, माफ कीजिएगा, सॉरी। देखिए, तो फिर यहां पर क्या है कि पारिस्थितिकी तंत्र में हम लोग संबंधों के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में अध्ययन करते हैं? संबंधों के बारे में अध्ययन करते हैं। अच्छा, इस पृथ्वी पर सिर्फ 2 ही प्रकार के घटक पाए जाते हैं। कौन कौन से घटक पाए जाते हैं? तो आइए हम लोग पहले घटकों के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। कौन कौन से घटक पाए जाते हैं? एक होता है जैविक घटक। जैविक घटक का मतलब होता है जिसमें जीव हो। क्या हो? जिसमें जीव हो। और एक होता है अजैविक घटक, मतलब जिसमें जीव न हो। क्या? अजैविक यानी जिसमें जीव न हो। तो यहां से आपको चीजों को समझना होगा कि सर जैविक घटक में कौन आएगा, जिसमें आप लोग भी कमेंट्स कर सकते हैं जैविक घटक में कौन आएगा। तो जैविक घटक में आराम से पढ़िए, आएंगे क्या? वनस्पति आएगा, यानी पेड़ पौधे आएंगे, जीव जंतु आएंगे,
छोटे बड़े कोई भी जीव जंतु हो, मनुष्य हो, सब किस में आएंगे? जैविक घटक में। अजैविक घटक में कौन आएगा? अजैविक घटक में आपका जल आएगा, वायु आएगा, मृदा आएगा, पर्वत आएगा, पठार आएगा, मैदान आएगा। ये सब किस में आएंगे? ये सब आएंगे अजैविक घटक में। तो देखिए यहां पर क्या होगा। अब हम बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के डिफिनीशन की। किसकी बात करेंगे? पारिस्थितिकी तंत्र के डिफिनीशन की बात करेंगे। तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो डिफिनीशन होता है उसमें एक निश्चित क्षेत्र में, एक निश्चित क्षेत्र मतलब मान लीजिए कोई तालाब हो गया, एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले जैविक और अजैविक घटकों के बीच का अध्ययन। क्या? जैविक एवं, आइए थोड़ा सा इसमें देखते हैं। हम लोग इसमें क्या करते हैं कि जैविक और अजैविक, जैविक और अजैविक। तो जैविक का मतलब होता है जीव जंतु पेड़ पौधे, अजैविक का मतलब होता है जिसमें जीव न हो। जैविक और अजैविक घटकों के क्या? संबंधों का अध्ययन। घटकों के संबंधों का जो अध्ययन है क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। यही चीज आपको समझना होगा। मतलब पारिस्थितिकी तंत्र में हम जैविक अजैविक घटकों के संबंधों के अध्ययन करते हैं, लेकिन कहां? एक निश्चित क्षेत्र में, एक निश्चित क्षेत्र में। अच्छा, एक निश्चित क्षेत्र क्या होगा? देखिए, एक निश्चित क्षेत्र होगा जैसे वन, जैसे तालाब, एक निश्चित क्षेत्र है। जैसे घास का मैदान, जैसे कृषि मैदान, तो इसमें पाए जाने वाले जीव जंतु और वनस्पतियों के बीच कैसा संबंध है? क्या? जीव जंतु और वनस्पतियों के बीच कैसा संबंध है? देखिए, वन में क्या है? जीव जंतु भी पाए जाते हैं, वनस्पतियां भी पाई जाती हैं। तालाब में भी जीव जंतु पाए जाते हैं, कुछ वनस्पतियां भी पाई जाती हैं। घास का मैदान, घास है, जीव जंतु हैं। कृषि मैदान है, वहां पर भी अलग अलग प्रकार के जीव जंतु वनस्पतियां पाई जाएंगी, क्योंकि अलग अलग प्रकार के जीव जंतु और वनस्पतियों का विकास अलग अलग प्रकार के पर्यावरणीय स्थलों या घटकों पर होता है। क्योंकि जो जीव जंतु वन में पाए जाएंगे वो तालाब में नहीं पाए जाएंगे। इसलिए हर पारिस्थितिकी तंत्र अपने आप में एक यूनिक होता है। क्या होता है? अपने आप में एक सबसे अलग और सबसे महान होता है। और पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन क्यों करते हैं? क्योंकि बातें आती है कि कौन सा जीव किसके ऊपर निर्भर है और कौन सा जीव किसके ऊपर निर्भर नहीं है, कौन शाकाहारी है, कौन मांसाहारी है। ये सब आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनते हैं।
तो पारिस्थितिक तंत्र का मतलब हुआ एक निश्चित क्षेत्र में जैविक और अजैविक घटकों के मध्य क्रियाओं का अध्ययन ही पारिस्थितिकी तंत्र है। ये बात समझ में आई? बोलिए यस और नो। समझ में आ गया? अब हम लोग चीजों को और आगे ले चलते हैं और यह देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों को हम कितने भागों में बांटते हैं। देखिएगा, सबसे पहले बायोटिक जो आपका कंपोनेंट्स है, क्या है? जैविक घटक। यहां से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। जैविक घटक यानी बायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं उसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। जैविक घटक 3 ही प्रकार के हो सकते हैं। यह भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। पहले उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटनकर्ता यानी डीकंपोजर। कौन कौन से? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकंपोजर, उपघटनकर्ता। क्या? अपघटनकर्ता। तो देखिए, समझने का प्रयास करना कि इस पृथ्वी पर जितनी भी प्रकार के जीव जंतु और वनस्पतियां पाई जाती हैं, पर्यावरण में उनको 3 भागों में बांट दिया जाता है: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। अब मुद्दा यह आता है, सर उत्पादक कौन होता है, उपभोक्ता कौन होता है और अपघटनकर्ता कौन है? देखिए, यहां से चीजों को अगर आप समझेंगे, फिर हम लोग आगे खाद्य जाल और आहार श्रृंखला को पढ़ने वाले हैं, तो वहां से आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो उत्पादक का मतलब होता है बनाने वाला या पैदा करने वाला। अगर आप लोग उत्पादक को सामान्य बोलचाल की भाषा में बात करें तो यहां होता है, उत्पादक कौन होता है? प्रोड्यूसर कौन होता है? तो बनाने वाला होता है। बनाने वाले को क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर बोलते हैं। उपभोक्ता का मतलब होता है इस्तेमाल करने वाला या उपभोग करने वाला, जो कंज्यूम करता हो, इस्तेमाल करने वाला। अपघटनकर्ता का मतलब होता है नष्ट करने वाला, नष्ट करने वाला। अच्छा, आप लोग एक बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना कि मिट्टी में मिला देंगे, तो मिट्टी में मिलाने वाला, मिट्टी में मिलाने वाला। लेकिन अभी हम लोग इसको और गहराई से पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग इसको और गहराई से पढ़ने वाले हैं। तो यार, ये बनाने वाला क्या होता है? उपभोक्ता मतलब इस्तेमाल करने वाला और अपघटन का मतलब होता है नष्ट करने वाला। यह तो बहुत ही सामान्य सी बात रही, बहुत छोटी और सूक्ष्म जानकारी मैंने आपको दिया। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा इससे गहराई में जाने का प्रयास करेंगे। हम बात करेंगे उत्पादक की। प्रोड्यूसर किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, यहां से आपको चीजों को समझना होगा। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हों, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हों, उन्हें उत्पादक कहा जाता है। तो अब प्रश्न यह आता है कि सर अपना भोजन स्वयं कौन बनाता है?
स्वयं अपना भोजन कौन बनाता है? क्या इंसान बनाता है? नहीं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कौन? जल्दी से बताइए। हरे पेड़ पौधे। कौन? हरे पेड़ पौधे। यही आपको सीखना है। अपना भोजन स्वयं कौन बनाता है? हरे पेड़ पौधे बनाते हैं। और हरे पेड़ पौधे जब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उस क्रिया को क्या कहा जाता है? उस क्रिया को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। क्या? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन करता है? तो सभी पेड़ पौधे नहीं, हरे पेड़ पौधे। क्या? हरे पेड़ पौधे। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए यह पेड़ पौधों को अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए कौन कौन से कारकों की आवश्यकता पड़ती है? अभी बहुत विस्तार से बताऊंगा, परेशान नहीं होना। कौन कौन से कारक की आवश्यकता पड़ती है? तो अगर हम सबसे पहले कारक की बात करें तो सबसे पहला जरूरी है सनलाइट। क्या जरूरी है? सूर्य का प्रकाश। और सूर्य के प्रकाश में सबसे ज्यादा पौधे कौन सी लाइट का प्रयोग करते हैं? तो रेड, लाल प्रकाश का। किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए। दूसरी चीज की जरूरत पड़ती है किसकी? जल की। और हरे पौधे क्यों बनाते हैं? क्योंकि उसमें पाया जाता है क्या? क्लोरोफिल। तो हरे पौधे सूर्य के प्रकाश एवं जल की उपस्थिति में हरित लवक पाया जाता है पौधों में, और साथ ही साथ यह एक गैस का प्रयोग करते हैं और उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। यह चार कारक विद्यमान होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। और इन चार कारणों मतलब चार कारकों से ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जैसे यहां से सनलाइट, और इधर मान लीजिए लिख दिया क्या? क्लोरोफिल। तो पौधे क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6। मतलब यह क्या होता है? पौधों का अपना भोजन होता है। और पौधे बनाते हैं ऑक्सीजन। इसको बैलेंस कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको मैंने सीखने के लिए एक क्वेश्चन बता दिया कि ये चीजें होती हैं। यह आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। तो मुद्दा यह उठता है, हम लोग पढ़ किसको रहे हैं? उत्पादक को पढ़ रहे हैं। तो उत्पादक वे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो कौन होंगे? हरे पेड़ पौधे होंगे। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश, जल, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड।
सूर्य का प्रकाश पौधों को ऊपर से मिल जाता है, जल नीचे से मिलता है। कहां से मिलता है? नीचे से। क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से मिलता है। बात यह है, अब आप समझिएगा, उत्पादक कौन होता है? जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो अपना भोजन स्वयं कौन बनाते हैं? हरे पेड़ पौधे। कारक कौन कौन से होते हैं भोजन बनाने के लिए? अब भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण। क्या चाहिए होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए? सूर्य का प्रकाश, हाइड्रोक्साइड, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो पौधे अपना भोजन बनाते समय क्या निकालते हैं? ऑक्सीजन गैस। और इसी ऑक्सीजन गैस से हम आप क्या करते हैं? सांस ग्रहण कर सकते हैं या करते हैं। और साथ ही अपने भोजन किसके रूप में? ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। यहां से जो भी क्वेश्चन बनेंगे आपको सॉल्व करना होगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कौन से आवश्यक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है? तो आपको पता होना चाहिए। पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल कहां पाया जाता है? तो हरे पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। जल वायुमंडल से ग्रहण करता है, सूर्य की रोशनी तो ऊपर से आती है, और माफ कीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से और जल नीचे से ग्रहण करता है। अब ये तो बात हो गई आपके उत्पादक की। कोई अगर आपसे पूछे कि उत्पादक क्या है, तो आप तुरंत बताएंगे कि हरे पेड़ पौधों को उत्पादक कहा जाता है, क्योंकि हां, पेड़ पौधों को नहीं, हरे पेड़ पौधों को। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे, जो दूसरा पॉइंट था हम लोगों का, क्या था? उपभोक्ता। तो ये देख लेते हैं यार, उपभोक्ता क्या होता है। उपभोक्ता, अभी में भी मैंने बताया था कि उपभोक्ता का मतलब होता है इस्तेमाल करने वाला। लेकिन आपको यहां एक चीज सीखनी होगी कि जो उपभोक्ता होता है ना, वह 3 प्रकार का होता है मुख्य रूप से। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। चलिए मैं सबको बारी बारी से एक एक करके बताऊंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? यह टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है साथियों। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर, तृतीयक उपभोक्ता। बहुत आराम से पढ़िए और सभी लोग वीडियो को शेयर करते रहिए। चलिए, उपभोक्ता कितने हो गए? 3। कौन कौन से? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अभी बात यह आई थी कि उपभोक्ता वह होता है जो क्या करता है? ग्रहण करता है, चीजों को इस्तेमाल करता है। प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं? जो उत्पादक से अपना भोजन ग्रहण करता हो। उत्पादक का मतलब पेड़ पौधों को खाने वाला, पेड़ पौधों को। इसका मतलब यह हो गया कि जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वह क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं, जो पेड़ पौधों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, पत्तियों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जो शाक भक्षी होते हैं। अगर शुद्ध बात किया जाए तो क्या? शाक भक्षी। जो शाक भक्षी होते हैं उनको किस श्रेणी में रखा जाता है? प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे आप लोग बताएंगे, जैसे
जैसे गाय, बकरी, हिरण, टिड्डा, और बताइए, चूहा, और बताइए, भैंस, ये सब क्या होते हैं? शाक भक्षी होते हैं। कहने का मतलब यह है कि ऐसे उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर हो? तो ऐसे उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर हो, प्राथमिक मतलब माफ कीजिएगा उत्पादक पर निर्भर हो, उसको प्राथमिक उपभोक्ता या प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता कहा जाता है। द्वितीयक उपभोक्ता को द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता को तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता कहते हैं। यहां पर एक और एग्जांपल आपके एग्जाम में खूब पूछाता है, खरगोश। पूछेगा आपसे कि आप बताओ बेटा कि खरगोश किस श्रेणी का उपभोक्ता है? तो आप बताएंगे खरगोश प्राथमिक श्रेणी का उपभोक्ता है। क्यों? क्योंकि खरगोश पेड़ पौधों, पत्तियों और घास फूल पर निर्भर होता है। और यही चीज हमको सीखना है इस सेशन में, क्योंकि ये चीजें हम लोग पूरी जीएस पढ़ लेते हैं, पता नहीं चलती है साथियों, और बड़ी रोमांचक चीजें हैं। तो आपको सीखना है कि उपभोक्ता क्या होता है। तो उपभोक्ता मतलब इस्तेमाल करने वाला, वो तीन प्रकार के होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता यानी द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता यानी तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? जो अपना भोजन कहां से पाते हो? पेड़ पौधों से प्राप्त करते हो। अच्छा, पेड़ पौधों से अपना भोजन ग्रहण करने वाले तो शाकाहारी होंगे। तो यहां से आपके एग्जाम में एक और धमाकेदार क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन से उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक? तो प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी या शाक भक्षी होते हैं। अब बात कर लेते हैं द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता की या द्वितीयक उपभोक्ता की। तो द्वितीयक उपभोक्ता अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता पर। अच्छा, यानी अगर यह अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर है तो यह कैसे हैं? मांसाहारी हैं। अब चीजें समझ में आ गई। पूछेगा कि द्वितीयक या द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता किस कैटेगरी में आते हैं? तो द्वितीयक या द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता मांसाहारी कैटेगरी में आते हैं। देखिए, जैसे आपने देखा जो चूहा है वह प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता। तो चूहा को खाने वाला सर्प, मेढक, मछली, और भेड़िया, ये सब किस कैटेगरी में आएंगे? ये होंगे द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। और द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता मांसाहारी प्रवृत्ति के होते हैं।
अब याद रखिएगा, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता होते हैं जो अपना भोजन प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों से ग्रहण कर लेते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक दोनों से ग्रहण कर लेते हैं। यह उच्च मांसाहारी प्रवृत्ति के होते हैं। कौन से प्रवृत्ति के होते हैं? उच्च मांसाहारी प्रवृत्ति के होते हैं। चूहा को बिल्ली भी खाती है, लेकिन बिल्ली सर्वाहारी श्रेणी में आती है। बिल्ली चूहा को भी खाती है तो बिल्ली दूध को भी पीती है। मतलब एक तरफ शाकाहारी और एक तरफ मांसाहारी, तो उसको क्या कहेंगे? सर्वाहारी। से बिल्ली, कुत्ता, मनुष्य, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? ये सब सर्वाहारी कैटेगरी में आते हैं। सबको खा लेने की कैटेगरी में आते हैं। जो पाते हैं सबको खा लेते हैं। यहां पर हम लोग बात करेंगे शेर की, बाघ की, चीता की, तेंदुए की, ये सब किस कैटेगरी में आएंगे? तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, उच्च मांसाहारी उपभोक्ता होते हैं। तो यहां आपने क्या सीखा? उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं। प्राथमिक श्रेणी यानी प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता मतलब प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता मतलब द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, और तृतीयक उपभोक्ता मतलब तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता वे होते हैं जो अपने भोजन के लिए क्या करते हैं? उत्पादक पर निर्भर होते हैं। उत्पादक कौन होते हैं? जो अपना भोजन, हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, या जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वह उत्पादक होते हैं। तो प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता किस पर निर्भर होते हैं? पेड़ पौधों पर, इसलिए उसको शाकाहारी कहते हैं, जैसे गाय, बकरी, हिरण, टिड्डा, चूहा, भैंस, खरगोश आदि। द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता क्या होते हैं? यह अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता से ग्रहण करते हैं, और तृतीयक प्राथमिक और द्वितीयक दोनों से ग्रहण करते हैं। तो यहां पर एक पेयर बनाते हैं। अगर हम बात कर लें किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की, पारिस्थितिकी तंत्र की बात कर लें, और पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला की बात कर लें, तो आप ये जानेंगे कि जो पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला चलती है वो ऐसे चलती है। उत्पादक, उत्पादक को खाने वाला, बस आप यही समझ लीजिए, बस आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, सबका निचोड़। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता पर डिपेंडेंसी किसकी है? द्वितीयक उपभोक्ता की। द्वितीयक उपभोक्ता की, फिर तृतीयक, और इन सब को नष्ट करने वाला कौन होता है? अपघटन कर्ता। यही आपको समझना है। मेरे बताने का मतलब अभी तक का बस यही था, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कौन किस पर निर्भर होता है? आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और अपघटन कर्ता। तो चलिए थोड़ा सा हम अपघटन कर्ता को पढ़ लेते हैं, फिर अलग अलग खाद्य श्रृंखला में पारिस्थितिकी तंत्रों के खाद्य श्रृंखला को हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग बात करेंगे अब अपघटन कर्ता की। देखिए डीकंपोजर क्या होते हैं आप सबको पता होगा, तो जल्दी से बताइए
कमेंट्स करके एक बार शेयर भी कर दीजिए कि अपघटनकर्ता कौन है। अभी मैंने बताया नष्ट करने वाला। नष्ट करने वाला, नष्ट करने का मतलब होता है मिट्टी में मिला देने वाला। मिट्टी में मिलाने वाला। इसकी बड़ी भूमिका है भाई पर्यावरण में। देखिए कैसे है, जैसे मान लीजिए आपका पेड़ है, ये यहां पर एक पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा है, इसको खाया किसने? टिड्डा ने। सपोज करिए टिड्डा खाया। टिड्डा को कौन खाया? मेढक खाया। मेढक को कौन खाया? सांप खाया। सांप को कौन खाया? मोर खाया मान लीजिए, या सांप को कौन खाता है पता है? नेवला खा लिया सांप को। अब नेवला को अपघटित करके मरने के बाद कौन किया? अपघटनकर्ता। जो आपके विषाणु होते हैं, और वो कहां ले गए इसको अपघटित करके? मिट्टी में मिला दिया, और मिट्टी में से पुनः पेड़ पौधे का उद्भव हुआ, और यह क्रिया लगातार चलती रहती है। मतलब मृत जीव जंतुओं और सड़े गले टूटे फूटे पेड़ पौधों को नष्ट करके मिट्टी में उनके तत्वों को मिला देने वाले जो जीव होते हैं वह अपघटनकर्ता कहलाते हैं। मतलब बात आ गई ना कि मृत पेड़ पौधे जो टूट फूट चुके हैं और मृत जीव जंतुओं को नष्ट करके मिट्टी में मिला देना, किसके लिए? उनके तत्वों को मिट्टी में मिला देना क्या कहलाता है? उसी को कहते हैं अपघटनकर्ता। और यह जो क्रिया है, इस क्रिया को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह क्रिया लगातार चलती रहती है। अभी आप बताओ, फिर पेड़ पौधा होगा, फिर टिड्डा खाएगा, फिर मेढक, सांप, नेवला अपघटनकर्ता लगातार जारी रहेगा। और इसी को क्या कहते हैं? अपघटनकर्ता कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? अपघटनकर्ता बोलेंगे। तो देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में अपना अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र होता है। मैंने भी आपको बताया था। जैसे एक होता है तालाब, एक आपका होता है वन, एक आपका होता है घास का मैदान, ये सब अपने अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज और, इस अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र के अपनी अलग अलग खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं। यही आपको समझना होगा। अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र में अपनी अलग अलग खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं कि नहीं होती हैं? हाँ, होती हैं भाई। यही चीज आप सीखेंगे। देखिए, जैसे जल, तो जल को ग्रहण करने वाला एक होता है जली पेश, मछली जैसा ही होता है जली पेप्सू, एक वृक्ष की कैटेगरी में आता है। इसको खाता है कौन? छोटी मछली। तो छोटी मछली जो होती हैं वह शाकाहारी होती है, ऐसा माना जाता है। और छोटी मछली प्राथमिक उपभोक्ता। उसके बाद इनको खाएंगी कौन? बड़ी मछलियां। तालाब की बात कर रहा हूं, सागरों की बात नहीं कर रहा हूं। बड़ी मछली खाएंगी। बड़ी मछली को कौन खाएगा?
मगरमच्छ भी खा लेता है, मगर भी खाता है। और मगर के मरने के बाद अपघटन कर्ता उसको क्या कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं। वनों की बात करें तो वन में पेड़ पौधे होंगे, इन पेड़ पौधों को कौन खाएगा, हिरण खाएंगे। हिरण को कौन खाएगा, बाघ शेर चीता खाएगा। कौन खाएगा, बाघ शेर चीता खाएगा, मतलब शेर ही समझ लेते हैं। और शेर के मरने के बाद अपघटन करता उसको अपघटित करके मिट्टी में मिला देंगे। घास का मैदान होगा, घास के मैदान में घास को कौन खाएगा, बताइए। गाय खाएगी, बकरी खाएगी। इनको कौन खाएगा, भेड़िया खाएंगे। भेड़िया आते ना, भेड़ियों को कौन खाएगा, तेंदुआ खाएगा। तेंदुओं को कौन नष्ट करेगा, अपघटन कर्ता नष्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग देखिए, ये आपका क्या जानते हैं, ये है आपका खाद्य श्रृंखला। यही आपको यहां पर मेरे समझाने का मतलब था। आपको यह समझना होगा कि आपसे क्या पूछेगा, एक वन में शेर किस कैटेगरी में आता है, द्वितीयक तृतीयक उपभोक्ता। यही सारी चीजें आपको आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। और आपने देखा होगा कि हम लोग हिस्ट्री के कुछ विशेष टॉपिक, इकोनॉमिक्स के कुछ विशेष टॉपिक और साथ ही साथ इन्वायरमेंट के 4-10 टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, उन सब पर हम डिस्कस करेंगे। और काफ़ी अच्छे टॉपिक हैं। और मे भी शायद ये तीसरा आपका इन्वायरमेंट का सेशन है और बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं भी आप लोगों का प्यार दुलार अच्छा है, लेकिन कुछ लोग गलत तरीके से कमेंट्स करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं उसको स्पष्ट तौर पर बोल देता हूँ, भैया जो क्लास इसको अच्छी न लगी, आपको तमाम विकल्प आपके सामने उपलब्ध हैं, आप आराम से दूसरे क्लास को देख सकते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं, जिनको लग रहा है कंटेंट अच्छा है, तो आराम से क्लास को ज्वाइन करें और चीज़ों को कलेक्ट करते रहें, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में खूब जो टॉपिक मैं आपको लेकर के आ रहा हूँ, वो हर टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए, इसी के साथ हम लोग आज के इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट कल ठीक 8 बजे। तो प्लीज़ सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे और अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।